हाँ, हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज एक नया टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिस टॉपिक का नाम है बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। इस टॉपिक के नाम से ही ये चीज़ क्लियर होती है कि हम कोई स्टेटमेंट बनाने जा रहे हैं और जिसका ताल्लुक बैंक के साथ है। ठीक है? तो अब इससे पहले हमने जो टॉपिक कवर किया था, उसका नाम था कैश बुक और उस टॉपिक के साथ ये बहुत ही रिलेट करेगा ये टॉपिक आज का। तो कैश बुक हमने जो इससे पहले सीखा, उसके डिफरेंट टाइप्स हमने सीखे थे। उसमें हमने एक कैश बुक देखा जिसमें बैंकिंग ट्रांज़ैक्शंस का भी रिकॉर्ड किया जाता था। हमें पता है कि कैश बुक में हम एक तो कैश और बैंक रिलेटेड ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। दैट मींस कैश रिलेटेड ट्रांजैक्शंस एंड बैंक रिलेटेड या बैंकिंग ट्रांजैक्शन जो भी होती है, बिजनेस अपने अकाउंट्स में रिकॉर्ड करता है और इसके लिए मेंटेन होती है एक बुक जिसका नाम है कैश बुक। अगर हम कैश बुक को देखें, इस तरीके से हमारे पास होती थी कैश बुक। हम आज बैंक कॉलम की बात ही करेंगे कि मेरे पास ऐसे होता था। इस तरीके से हमारे पास 2 कॉलम होते थे। यहाँ से भी एक कॉलम और अगर मैं इस साइड से देख ले लूँ, क्योंकि इसको थोड़ा हम इसलिए रिकॉल कर रहे हैं क्योंकि ये टॉपिक बहुत ही कनेक्टेड है इस कैश बुक के साथ, ठीक है? ये कुछ फॉर्मेट हमारे पास था इस तरीके से, ये पर्टिकुलर्स थे। मान लीजिए ये डबल कॉलम कैश बुक है, इसमें हम कैश विद बैंक कॉलम दिखा रहे हैं। ये मान लीजिए आपका कैश कॉलम है, दैट इज़ अमाउंट कॉलम और ये हमारा बैंक कॉलम है, ठीक है? और यहाँ से भी क्या था? पर्टिकुलर्स, ठीक है? और यहाँ पे बेटा क्या दिया था? कैश कॉलम और यहाँ पे बैंक। दिस इज अ डेबिट साइड एंड दिस वाज अ क्रेडिट साइड। ऐसे ही कुछ हमने कैश बुक पढ़ी है, ठीक है? और ये डबल कॉलम कैश बुक मैंने ली, जिसमें हम एक तो कैश और दूसरा बैंक। ये वाले ट्रांजैक्शन जो यहाँ से जो डेबिट साइड से ये हम कैश जो है ना, हम एसेट की तरह मानते हैं। कैश क्या है? एसेट। और बैंक बैलेंस भी हम क्या मानते हैं? बैंक में जो पैसा हमारे पास है वो हम क्या मान लेते हैं अपने लिए? एसेट, ठीक है? और जब भी आप कैश यहाँ से जो भी कैश आपको आता था, जो भी कैश आपको आता था, दैट मीन जो भी नकद में पैसा ट्रांजैक्शंस हो रही थी, नकद वो आप यहाँ से प्लस करते थे। और अगर कोई पैसा आपको बैंक में जमा होता तो वो आप यहाँ से प्लस करते। और अगर कैश आपसे निकलता, आउटफ्लो ऑफ मनी होती, तो यहाँ क्रेडिट साइड से रिकॉर्ड किया जाता। अगर बैंक से पैसा निकलता वो यहाँ से क्रेडिट साइड से रिकॉर्ड होता था। तो कैश का आना यहाँ से और कैश रिसीट्स यहाँ ही से रिकॉर्ड होते थे कैश कॉलम में। और अगर हम बैंक से पैसा बैंक रिसीट्स होते थे, दैट मीन्स अगर बैंक में पैसा डिपॉजिट होता था, हम चेक किसी स्टेटर से रिसीव करते, फिर वो हम चेक बैंक में डिपॉजिट करने के लिए भेजते, तो हम यहाँ से उसको प्लस साइड से डालते थे। और यहाँ अगर हम किसी क्रेडिटर को किसी पेमेंट करने के लिए कोई चेक इशू करते, वो हम क्रेडिट साइड से डालते थे और क्रेडिट साइड से यहाँ से वो माइनस हो जाता था, ठीक है? और कुछ इस तरीके से होता था। कैश की हम यहाँ पे बात नहीं करेंगे, ठीक है? कैश वाले कॉलम ऑफ अ कैश बुक के साथ यहाँ पे हमें कोई काम नहीं है। हम यहाँ पे अगर बात करेंगे ना कैश बुक में, वो सिर्फ बैंक कॉलम की बात होगी। क्यों? क्योंकि हम एक स्टेटमेंट बनाने जा रहे हैं जो जिसका नाम है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। इसमें हमारे पास वही ट्रांजैक्शन से रिलेटेड काम होगा जो बैंक से रिलेटेड है। कैश के साथ बैंक का कोई ताल्लुक नहीं होता है। बैंक वाले आपके कैश कॉलम ऑफ कैश बुक के साथ कोई काम ही नहीं है उनका, उसके साथ उनका कोई भी राब्ता नहीं है। यहाँ पे हम सिर्फ बैंकिंग ट्रांजैक्शंस की बात करेंगे। सो अगर मैं कैश बुक की बात करूंगा, इसका मतलब है कि मैं बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक को रेफर कर रहा हूं। क्योंकि उसमें बहुत सारे कॉलम्स होते हैं, तो हम यहाँ पे सिर्फ बैंक कॉलम की बात करेंगे। डिपॉजिट क्या बैंक में हो रहा है और विड्रॉ क्या बैंक से हो रहा है, क्योंकि बिजनेसमैन बैंकिंग ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए अपने पास एक कैश बुक मेंटेन करता है, जिसमें ट्रांजैक्शंस रिसीव होती है डेबिट साइड से और जो पेमेंट्स बैंक को हो रही है वो होती है क्रेडिट साइड से। क्योंकि हम इसको एसेट की तरह मानते हैं, डेबिट द इंक्रीज इन द एसेट, क्रेडिट द डिक्रीज इन द एसेट। सो बैंक बैलेंस अगर इंक्रीज होती है तो डेबिट साइड से डालते हैं, अगर बैंक बैलेंस डिक्रीज होती है तो क्रेडिट साइड से डालते हैं। यहां तक तो हमने पढ़ा हुआ है। अब मसला क्या है देख लीजिए। अगर मेरे पास यहाँ पे बैंक में फॉर एग्जांपल मेरा इस मैं ये बैंक जो कैश बुक बना रहा हूँ, मैंने फॉर एग्जांपल इसको मार्च महीने के लिए बनाया, मार्च 2021 के लिए मैं इसको बना रहा हूँ, ठीक है? इस मंथ का कैश बुक मेरे पास है। इस महीने मेरे पास से फॉर एग्जांपल 70,000 रुपीज डिपॉजिट हुए हैं और 60,000 रुपीज विड्रॉ हुए हैं।
क्लियर है? तो इसका मतलब क्या है कि बैलेंस इसमें क्या निकलेगा वो हम ज़रा देख लेते हैं। बैलेंस मेरा ऐसा होगा कि 70 के हमारा डिपॉज़िट हुआ है और पैसा निकला कितना है 60 के। तो मेरे पास जो बड़ा है वो 70 के है, मैं यहाँ से भी 70 के लिख रहा हूँ, यहाँ से भी 70 के लिख रहा हूँ और मुझे यहाँ से क्या डालना है बैलेंस, ठीक है? मैं यूजुअली हम लिखते थे ना ऐसे ही बाय बैलेंस सीटी। यहाँ पे आपको 10 के की बैलेंस आई तो ये भी बन गया 70 के। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इस वाले बैंक की क्या बैलेंस है, इस कैश बुक में बैंक कॉलम की क्या बैलेंस है, हम बोलेंगे बैलेंस इसकी डेबिट बैलेंस है, क्योंकि बैलेंस सीडी क्रेडिट साइड से पड़ा है। लेकिन जब हम बैलेंस की बात करते हैं ना, किसी भी अकाउंट की बैलेंस की जब हम बात करते हैं, जिस साइड से बैलेंस बीडी पड़ता है वही साइड उसकी बैलेंस होती है। तो इसकी बैलेंस सीडी यहां से निकली तो यहाँ पे ये फॉरवर्ड होके आएगा टू बैलेंस बीडी, टू बैलेंस बीडी, और यहां पे मुझे क्या दिखाना होगा 10 के, ठीक है? तो बैलेंस बीडी इसका मतलब है इस बैंक की हमारे पास डेबिट बैलेंस है कितनी 10 के। हमारा कैश बुक दिखा रहा है कि आज के डेट पे ये मेरा अगर मार्च का है तो यहाँ पे मेरा अप्रैल 1 होगा, अप्रैल 1 पे मुझे दिखा रहा है क्या, अगर ये मेरा डेट कॉलम है तो अप्रैल 1 पे मेरी बैलेंस जो दिखा रहा है बैंक कॉलम कैश बुक दैट इज 10 के। तो मेरे पास डेबिट बैलेंस बैंक में है दैट इज 10,000 रुपीज। क्लियर है? सो अब क्या है कि बैंक के पास भी कोई अकाउंट होगा, बैंक भी हमारे पास कोई अकाउंट मेंटेन करेगा। तो बैंक क्या करता है, बैंक यूजुअली बनाता है, बैंक से हम जो भी इंफॉर्मेशन कोई रिसीव करते हैं ना, उसके लिए बैंक हमसे हम ये बैंक स्टेटमेंट लेते हैं। हर महीने हम बैंक स्टेटमेंट ले आते हैं, ठीक है? आप बैंक स्टेटमेंट कहो या बैंक का पासबुक आप कहो, ठीक है? बैंक स्टेटमेंट, ठीक है? बैंक स्टेटमेंट या हम कह सकते हैं और बैंक पासबुक, ठीक है? तो बैंक वाले भी इसको रिकॉर्ड करेंगे, ठीक? तो मैं फॉर एग्जांपल यहाँ से लेता हूँ अब एक और, से फॉर एग्जांपल ये मेरे पास बैंक का यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ, ये कुछ डेबिट है और यहाँ से मेरा ये क्रेडिट है, ठीक है? तो ये पर्टिकुलर्स मैंने लिया यहाँ से और ये बेटा जी आप अमाउंट है यहाँ पे, ये पर्टिकुलर्स है और यहाँ पे अमाउंट है। तो ये रहा डेबिट साइड ऑफ द पासबुक, ये रहा क्रेडिट साइड ऑफ द पासबुक, ठीक है? अब एक बात है, यहाँ पे हमने देखा कि जब भी डिपॉजिट्स होते थे तो कैश बुक में हम डेबिट साइड से डालते हैं, ठीक है? और जब भी हम विड्रॉ पैसा करते बैंक से तो हम कैश बुक को फौरन क्रेडिट करते, ठीक है? अगर हम रिसीव किसी से चेक करते, ठीक है, रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम वोहन रुपीज 10,000 तो कहां से आएगी, डेबिट साइड से। अगर हम लिखेंगे इश्यूड ए चेक इन फेवर ऑफ एक्स तो कहां से आएगा, क्रेडिट साइड से। बाय एक्स लिखेंगे यहां से क्रेडिट साइड से क्योंकि बैंक कॉलम है। अब देखिए बैंक पासबुक में कैश का कोई कॉलम नहीं, क्योंकि कैश का काम कोई इसमें है ही नहीं, बैंक के साथ कोई ताल्लुक कैश का है ही नहीं, तो बैंक में हमारे पास सिर्फ बैंक कॉलम होगा, होगा कि नहीं? अब एक मसला है, अब जो भी डिपॉजिट्स हम कैश बुक में करते हैं वो डेबिट में डालते हैं और जो भी विड्रॉवल होता है, जो भी पैसा निकलता है वो क्रेडिट साइड से। तो इसका मतलब ये हुआ पैसा आने का दरवाजा बैंक में कैश बुक के हिसाब से डेबिट है और पैसा निकलने का दरवाजा कैश बुक में क्रेडिट साइड है, ठीक है? तो पैसा यहां से डिपॉजिट होगा, यहां से पैसा विड्रॉ होगा, ठीक है? ये किस में हम करते हैं, कैश बुक में। अब हम पासबुक की बात करते हैं, पासबुक लेकिन उल्टा करता है। पासबुक में जब डेबिट होता है ना, डेबिट का मतलब माइनस होता है, और पासबुक में जब पैसा जमा हो जाता है ना, कि बैंक में जब पैसा जमा होता है, जब बैंक वाले पासबुक बनाते हैं तो वो हमें क्रेडिट करते हैं, ठीक है? पहली एक बात क्लियर होगी, कैश बुक कौन बनाता है, कैश बुक बिजनेस का अकाउंटेंट बनाता है, और पासबुक मेंटेन कौन करता है, पासबुक आपका जो है वो मेंटेन करता है बैंक, ठीक है? पासबुक मेंटेन कौन करता है, बैंक। अब मैं क्या कह रहा हूं, जो कैश में डेबिट, कैश बुक में जो चीज डेबिट हो रही है हम उसको पासबुक में क्रेडिट कर रहे हैं, और जो कैश बुक में क्रेडिट हो रही है वो हम डेबिट में हम उस यहाँ पे पासबुक में हम उसको डेबिट करेंगे। इसका मैं रीजन अभी बताता हूं। तो यहां से डेबिट साइड प्लस है और क्रेडिट साइड माइनस है, लेकिन बैंक स्टेटमेंट या बैंक पासबुक में उल्टा हो रहा है। आप कह रहे हैं डेबिट माइनस हो रहा है और क्रेडिट प्लस हो रहा है। आप बोल रहे सर इसका क्यों उल्टा हो रहा है, ये तो सेम चीज है ना। हम कह रहे हैं डेबिट द इंक्रीज इन द बैंक, डेबिट द इंक्रीज इन एसेट, क्रेडिट द डिक्रीज इन एसेट, या डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। क्लियर है? लेकिन अब यहां पे उल्टा क्यों कर रहे हैं, देखो क्या होता है, जब आप बैंक के पास पैसा जमा करते हैं, जो बैंक वाले हमारा पैसा, मैं गया बैंक के पास 10,000 रुपीज डिपॉजिट करने के लिए, अब ये बैंक के लिए क्या है, ये मेरे 10,000 बैंक के पास, ये बैंक के लिए लायबिलिटी है, क्योंकि मैंने 10,000 रुपए बैंक वालों के पास डिपॉजिट किए तो बैंक वालों ने मेरे 10,000 रुपए लिए, ठीक है? तो बैंक को ये बन गई एक लायबिलिटी। क्या बन गई, क्योंकि ये पैसा मैंने अपना उनके पास डिपॉजिट करवा के रखा, सेविंग्स मेरा कुछ था, मैंने बैंक के पास डिपॉजिट करवाया,
तो बैंक को ये बन गई लायबिलिटी। क्या बन गई? लायबिलिटी। और मेरे मेरे हिसाब से, मेरे अकॉर्डिंग, बिजनेस के अकॉर्डिंग, हमारे पास जो पैसा था हमने बैंक में जमा करवाया, तो बैंक बन गया हमारे लिए एसेट, और बैंक वालों के लिए हमारा पैसा जो है वो उनको बन गई लायबिलिटी। क्योंकि हम बैंक में पैसा जब जमा करते हैं, हम उनको ही ये पैसे नहीं देते हैं, हम किसी टाइम के लिए बैंक के पास पैसा जमा करवा के रखते हैं, ठीक है। और बैंक के लिए क्या है? ये बैंक के लिए है लायबिलिटी। जब हम कैश बुक बनाते हैं तो हमारे पास जो बैंक में पैसा होता है, हम उसको एसेट ट्रीट करते हैं, और जो बैंक के पास हमारा पैसा जमा होता है, तो बैंक इस पैसे को ट्रीट करती है लायबिलिटी, ठीक है। और लायबिलिटी की फॉर्मूला क्या कहती है? लायबिलिटी अकाउंट क्या कहता है? डेबिट द डिक्रीज इन लायबिलिटी, क्रेडिट द इंक्रीज इन लायबिलिटी। और अगर एसेट की बात करें, एसेट कहता है डेबिट द इंक्रीज इन एसेट, क्रेडिट द डिक्रीज इन एसेट। क्लियर है? समझ बात आ रही है? तो अब मैं जब बैंक के पास चला, मेरे पैसे मैंने डिपॉजिट किए, जैसे कि 70 के मैंने यहां पे डिपॉजिट करवाया था, तो ये 70 के मेरा यहां पे आ गया। बैंक वालों ने कहा हमें लायबिलिटी चढ़ गई 70 के की। अब क्या हो रहा है? मैंने ये पैसा डिपॉजिट करवाया था। कहां पे डिपॉजिट करवाया था? बैंक में मैंने पैसा जमा करवाया। कितना? 70 के। अब मैं बैंक से पैसा विड्रॉ कर रहा हूं। अब मैं बैंक से पैसा विड्रॉ कर रहा हूं। बैंक से विड्रॉ कैसे होगा? या हम क्या करेंगे, हम कोई चेक इशू करेंगे, ठीक है, किसी के फेवर में। वो बंदा चला गया बैंक के पास और उसने वहां से कैश विड्रॉ किया, तो हमारी बैंक बैलेंस वहां डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो जैसे ही बैंक की बैलेंस डिक्रीज होती है, बैंक वालों की लायबिलिटी भी डिक्रीज हो जाएगी। ये इंपॉर्टेंट बात आप पहले से बेटा समझ लीजिए कि जो बैंक हमारे पास है, बैंक जो है, बैंक क्या करता है? बैंक के पास एसेट क्या होता है? हम पहले बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। बैंक कहता है मेरे लिए सबसे बड़ा एसेट वो है जो मैं लोगों को कर्जा देता हूं। जो बैंक लोगों को लैंड करता है मनी, वो बैंक के लिए एसेट है, ठीक है। और जो बैंक पैसा रिसीव करता, जो बैंक लेता है डिपॉजिट्स के फॉर्म में, जो बैंक लेता है अपने कस्टमर से पैसा, वो उसके लिए लायबिलिटी, वो उसके लिए लायबिलिटी। और जो ये उधार लोगों को देता है इन द फॉर्म ऑफ लोन, वो बैंक के लिए एसेट है, बैंक के लिए एसेट है। क्यों? क्योंकि ये बैंक वालों का ये मानना है कि वो कहते हैं एसेट वो चीज होती है जो उनको पैसा कमा के दे, ठीक है। अब जब आप बैंक में पैसा जमा करते हैं, तो बैंक वाले आपको वही से इंटरेस्ट देते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि बैंक को वो लायबिलिटी है, वो आपका पैसा बैंक के पास जमा है, तो बैंक आपको वो पैसा जब चाहे निकालने की इजाजत देता है। और जितने देर आपके पास वो पैसा बैंक के पास रहता है ना, तो बैंक आपको उसके साथ में इंटरेस्ट देता है। जब भी सेविंग्स होती है हमारी, बैंक हमें वहां से इंटरेस्ट देता है, ठीक है। तो बैंक को वही से देना पड़ता है, ठीक है। तो वो क्या है? लायबिलिटी है। अब आपको बैंक 10 लाख रुपए का लोन देता है, ठीक है। तो अब बैंक आपसे कल जाके वो लोन वापस लेगा, तो वो अलोंग विद द इंटरेस्ट लेगा, ठीक है। इंटरेस्ट हम तब लेते हैं जब आपकी कोई एसेट हो। इंटरेस्ट बैंक ने जब दिया तो वो बैंक के लिए लायबिलिटी थी। और आज बैंक क्या करता है? बैंक ने कहा ले लो 5 लाख कर्जा दिया, बैंक लोन हो गया सैंक्शन, बैंक ने लोन सैंक्शन कस्टमर को किया, कल जाके जब बैंक उसे वापस रिसीव करेगा, वो अलोंग विद द इंटरेस्ट लेगा, ठीक है। तो बैंक के लिए जो पैसा उधार लोगों को देना एसेट है, और बैंक के पास लोगों का पैसा जमा होना लायबिलिटी है। सो जब ये बैंक पासबुक हम लायबिलिटी अकाउंट के बेसिस पे बनाते हैं, और कैश बुक हम एज अ बिजनेसमैन एसेट के फॉर्म में बनाते हैं, क्योंकि बैंक इज एन एसेट, फाइन। और बैंक वालों को पूछा गया कि ये पैसा आपके पास क्या है जो लोगों का है, वो बोलता है बैंक ये लायबिलिटी है, ठीक है। सो हम कहते हैं, यूजुअली बैंक कहता है हमारे पास परफॉर्मिंग एसेट्स और नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, एनपीए जिसको कहा जाता है। बैंक कहता है ये मेरा एनपीए बन गया। एनपीए का मतलब क्या होता है? बैंक ने लोन दिया था, ठीक है, बैंक ने कस्टमर को लोन दिया था, लेकिन अब वो टाइम पे वापस इंस्टॉलमेंट कस्टमर नहीं दे रहा है, तो ये एसेट इनका नॉन परफॉर्मिंग एसेट बन गया। क्यों? क्योंकि इस एसेट से बैंक अब कोई पैसा नहीं कमा रहा है, क्योंकि वहां से इंस्टॉलमेंट्स नहीं आ रहे। अब बैंक ने जो एक लोन दिया,
और वहां से टाइम पे इंस्टॉलमेंट आ रहे हैं, अलॉन्ग विद द इंटरेस्ट आ रहा है, और ये जरिया बन गया बैंक को कमाने का, जो इंटरेस्ट वो रिसीव लोगों से कर रहे हैं। तो ये परफॉर्मिंग एसेट है, और जिस एसेट पे वो, जो एसेट उनका था कर्जा के फॉर्म में, जो लोगों को दिया था ना उन्होंने पैसा, अब वहां से पैसा वापस आ ही नहीं रहा है, बैंक उससे कुछ वसूल ही नहीं कर रहा है कस्टमर से, तो वो बन गया नॉन परफॉर्मिंग एसेट। सो अगर आपको कोई पूछे, जो कैश बुक हम बनाते हैं, हम इसको एज एन एसेट लेते हैं, डेबिट द इंक्रीज इन एसेट, क्रेडिट द डिक्रीज इन एसेट। और बैंक वाले जो बैंक पासबुक बनाते हैं, वो लायबिलिटी बेसिस पे इसको बनाते हैं, नेचर इसका लायबिलिटी मानते हैं, डेबिट द डिक्रीज इन द लायबिलिटी, क्रेडिट द इंक्रीज इन द लायबिलिटी। तो 70 के यहां पे मेरे पास डेबिट है, वो पासबुक में इसीलिए क्रेडिट हुआ। ये 70 के बिजनेसमैन बनाता है कैश बुक, और बैंक पासबुक बैंक वाले बनाते हैं। सो मैंने जिस चीज को एसेट माना, बैंक वालों ने उस चीज को लायबिलिटी मानी। फाइन। अब मैंने 60,000 को विड्रॉ किया था, तो 60,000 बैंक वाले यहां से लिखेंगे। ठीक है, 60,000 मैंने कहां से लिखा? डेबिट साइड से, क्योंकि बैंक का इससे क्या हुआ, इससे लायबिलिटी बैंक की डिक्रीज हो गई। क्यों? पहले 70,000 रुपया था बैंक के पास, कस्टमर का पैसा 70,000, उसमें से कस्टमर ने 60,000 निकाले, तो लायबिलिटी हो गई ना बैंक की डिक्रीज, तो डेबिट किया, डेबिट द डिक्रीज इन लायबिलिटी, क्रेडिट द इंक्रीज इन लायबिलिटी। अब इसके बाद बेटा जी बैलेंस निकलेगी ना, तो हमें बैलेंस निकलेगी। मान लीजिए मंथ कंप्लीट हुआ, यहां से 70 के आया, यहां से भी 70 के आया, तो बैलेंस निकलेगी यहां से, तो हमने लिखा टू बैलेंस CD, तो यहां पे मैंने 10 के लिखा, और यही बैलेंस इनकी यहां से आएगी, तो हम कहेंगे बाय बैलेंस BD। तो BD के समय यहां पे मेरे पास 10 के आया। इसका क्या मतलब हुआ कि क्रेडिट बैलेंस का मतलब जो है वो कैश बुक के डेबिट बैलेंस के बराबर है। यहां पे आप देख लीजिए, जो क्रेडिट बैलेंस बैंक स्टेटमेंट की है, वो कैश बुक की डेबिट बैलेंस के बराबर है। तो अब हम क्या करते हैं, कहते हैं कि जो हमारे पास डेबिट बैलेंस ऑफ कैश बुक किसके बराबर है, वो क्रेडिट बैलेंस ऑफ कैश बुक के बराबर होना चाहिए। क्रेडिट बैलेंस ऑफ पासबुक, आई मीन टू से। ठीक है, सो डेबिट बैलेंस ऑफ कैश बुक किसके बराबर है? क्रेडिट बैलेंस ऑफ पासबुक। और इसी तरीके से अगर मेरे पास क्रेडिट बैलेंस है, किसकी? क्रेडिट बैलेंस ऑफ कैश बुक किसके बराबर होगी? डेबिट बैलेंस ऑफ पासबुक। क्योंकि पैसा तो वही है, ठीक है, पैसा तो वही है, यहां पे हम कैश बुक मेंटेन करते हैं, बैंक वाले उसको पासबुक के फॉर्म में मेंटेन करते हैं। तो पैसा जो मैंने डिपॉजिट किया वो मेरे लिए एसेट है, और जो बैंक वालों ने वहां पे एंट्री की, तो बैंक वालों ने उसको क्रेडिट किया, क्योंकि बैंक के लिए वो लायबिलिटी है। और जहां पे मेरा एसेट डिक्रीज हो गया, जब मैंने विड्रॉ किया, तो यहां पे बैंक की लायबिलिटी डिक्रीज हो गई, क्योंकि यहां से इनका विड्रॉ हो गया। ठीक है, तो अब यूजुअली क्या होता है कि जब मैं 1 महीने के बाद अपना कैश बुक चेक करता हूं, तो मेरा कैश बुक दिखा रहा है कि मेरे पास डेबिट बैलेंस ऑफ कैश बुक है कितना? 10,000। अब जब मैं पासबुक या बैंक स्टेटमेंट बैंक से लाता हूं, तो मेरे पास उस समय क्या होना चाहिए? क्रेडिट बैलेंस ऑफ द पासबुक। सो जो मेरी डेबिट बैलेंस कैश बुक की मिल रही है क्रेडिट बैलेंस ऑफ द पासबुक के साथ, तो मैं कह रहा हूं कि सारा कुछ सही है, क्योंकि मुझे पता है डेबिट बैलेंस कैश बुक की क्रेडिट बैलेंस ऑफ पासबुक के बराबर है। अगर यहां पे क्रेडिट बैलेंस हुई होती किसमें? कैश बुक में, तो यहां पे वो डेबिट बैलेंस के बराबर होनी चाहिए। अब अगर ऐसा है तो कोई मसला है ही नहीं, लेकिन अगर ऐसा है ही नहीं, मैंने बैंक स्टेटमेंट लाई, तो मैं बैंक स्टेटमेंट में देख रहा हूं कि वहां पे सिर्फ ये दिखा रहे हैं, बैंक वाले मुझे दिखा रहे 8K, दैट मींस 8,000। मेरे पास कैश बुक में डेबिट बैलेंस कितने? 10,000, और पासबुक मुझे दिखा रहा है क्रेडिट बैलेंस कितना? 8,000। तो मैं पहले ही मुझे कंफ्यूजन हो रहा होगा, या मैं कहूंगा कुछ गड़बड़ है, इट इज नॉट सेटिस्फाइंग। हाँ, ये मुझे ना क्या कर रहा है, मुझे लग रहा है कि क्या मसला है, मैं कल ही बैंक के पास जाऊंगा, मैं देखूंगा क्या मसला है, लेकिन मैं जल्दी से बैंक को क्लेम नहीं करूंगा कि क्या हुआ है। ठीक है, मैं थोड़ा पहले अपने पास भी अपनी कैश बुक को जांचूंगा, परखूंगा, मैं देखूंगा शायद या तो मैंने ही कैश बुक में एंट्री गलत की है, या तो मेरा डेबिट साइड्स का टोटल सही नहीं हुआ है, या क्रेडिट साइड का टोटल सही नहीं हुआ, या बैलेंसिंग करने में कैश बुक में मुझे कोई एरर हुआ, क्योंकि पहले मैं अपने पास देखूंगा कोई एरर तो नहीं है। मैं जल्दी से बैंक वालों के पास लड़ाई नहीं उठाऊंगा ना, क्या किया मेरे पैसे को, क्योंकि मेरा कैश बुक 10,000 दिखा रहा है, आप मुझे 8 ही दिखा रहे हो, 2,000 कहां गए।
पहले ही तो मैं ऐसा नहीं करूंगा, पहले मैं अपने पास कैश बुक पे जांचूंगा, परखूंगा, ठीक है, कोई गलती मुझे ही तो नहीं हुई है, बैंक वाले सही है। हाँ, हो सकता है कि बैंक वालों को भी कोई गलती हुई हो, नो डाउट कि बैंक वालों को भी कभी गलती होती है किसी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने में, और हमें भी कभी कभार होता है कि कैश बुक को मेंटेन करने में गलती हुई होती है। तो एरर इज अ ह्यूमन, इट मे हैपन विद अस, इट मे हैपन टू द बैंक, एंड एरर में बी इन द बैंक, एरर में बी इन अवर कैश बुक। आपको बात समझ आ रही है? तो अब इसका अगर ऐसा मसला है तो मैं क्या करूंगा, मैं पहले यूजुअली मैं क्या करूंगा, मैं एक एक ट्रांजैक्शन करके चेक करूंगा। मैं देखूंगा कि फलानी डेट, एक डेट मेरा है, मैं मार्च 1 पे देख रहा हूं अपने कैश बुक में एक डेबिट एंट्री हुई है, ठीक है, किसमें, बैंक कॉलम में, और वही क्रेडिट एंट्री में मार्च 1 पे ढूंढूंगा, कहां पे, पासबुक में, ठीक है। तो मैं देख रहा हूं, फॉर एग्जाम्पल मैं देख रहा हूं कि पहले मार्च को मैंने 1,000 रुपए डेबिट किया हुआ है कैश बुक में, दैट मींस बैंक में पैसा डिपॉजिट 1,000 हुआ है, और वही से मुझे 1,000 रुपए कहां दिखाई दे रहा है, क्रेडिट साइड ऑफ द पासबुक में। तो यहां पे कोई मसला है ही नहीं। ऐसी ट्रांजैक्शन यहां पे मेरा डेबिट आ रहा है 1,000, यहां पे मैं पासबुक में देख रहा हूं क्रेडिट आ रहा है 1,000, तो इसमें मुझे कोई मसला नहीं है, ठीक है। अब ये इसमें कोई एरर है ही नहीं, क्योंकि बराबर वही हुआ है, यहां डेबिट हुआ है, वहां क्रेडिट हुआ है। अब मसला देखो कहां पे होता है। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं अब दूसरी ट्रांजैक्शन, तीसरी ट्रांजैक्शन ऐसे ही चेक कर रहा हूं, जिन ट्रांजैक्शंस का कॉमन आ रहा है, यहां का डेबिट वहां के क्रेडिट के बराबर आ रहा है, डेबिट ऑफ अ कैश बुक मेरा पासबुक के क्रेडिट के बराबर आ रहा है, तो ऐसी ट्रांजैक्शन को मैं अब नोट डाउन नहीं करूंगा। नोट डाउन में उन ट्रांजैक्शंस को करता हूं जो ट्रांजैक्शंस मिसमैच कर रही है। अगर मैं यहां पे कोई ट्रांजैक्शन देख रहा हूं रिकॉर्ड हुई है, यहां पे वो ट्रांजैक्शन मुझे नहीं मिल रही है, ठीक है, या यहां पे वो मुझे मिल रही है 1,000, यहां पे उसका रिकॉर्ड हुआ है 1,500, ठीक है, तो ऐसी ट्रांजैक्शन जो मेरी कैश बुक और पासबुक में मिसमैच हो रहा है, जो बराबर टैली नहीं हो रहा है, मैं रफली वो सारी ट्रांजैक्शंस अपने पास दिखूंगा। मैं रफ एक बनाऊं, मैं रफली क्या करूंगा, रफली एक नोट तैयार करूंगा, एक स्टेटमेंट तैयार करूंगा, उस पे मैं वो सारे ट्रांजैक्शंस लिख के रखूंगा जिन ट्रांजैक्शंस का मेरा मिसमैच आ रहा है, जो टैली कैश बुक और पासबुक में नहीं हो रहा है, उनका मैं अपने पास एक रिकॉर्ड रखूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे बैंक के पास जाना है, बैंक के पास जब मैं जाऊंगा प्रॉपरली एविडेंस लेके जाऊंगा, मैं बैंक के साथ बात करूंगा, वहां पे बंदे को बोलूंगा यहां पे ऐसा मसला है, मेरा ऐसा आ रहा है, तो मैं रेक्टिफाई करूंगा, लेकिन मुझे खुद अपनी प्रिपरेशन होनी चाहिए। तो अब मैं क्या कर रहा हूं, इसमें मुझे एक बात बताइए, इसमें हम कौन सी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे? इसमें हम वो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे जिनमें मुझे टैली नहीं हो रहा है कैश बुक और पासबुक, ये जिसमें मेरा कैश बुक और पासबुक मिसमैच हो रहा है, वो ट्रांजैक्शन लेके मैं यहां पे मैं रफली नोट करूंगा। आप मुझे एक बात कहिए, क्या मैं वो ट्रांजैक्शंस लिखूं जो यहां पे और यहां पे सेम आ रही है? तो जो सेम आ रही है उनमें कोई एरर नहीं है, उनमें कोई मिसमैच नहीं है, जो यहां पे सही है यहां पे भी सही है। मुझे वो ट्रांजैक्शंस नोट डाउन करके रखनी है जो मुझे लग रही है कि इन दो बुक्स के बीच में गड़बड़ आ रही है। गड़बड़ वाली ट्रांजैक्शंस अलग से आप रफ में लिख रहे हो, मैं इसको रिकॉर्ड अपनी जगह रख रहा हूं, ठीक है। तो यहां पे मैं एक स्टेटमेंट प्रिपेयर कर रहा हूं जिसमें मैं ये मिसमैच वाली ट्रांजैक्शंस बिटवीन द कैश बुक एंड पासबुक लिख के रख रहा हूं। ये एक रफ वर्क जो आप यहां कर रहे हो, यही आपका है टॉपिक बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। ये बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट क्या है? बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एक ऐसी स्टेटमेंट में है जहां पे मिसमैच या जो ट्रांजैक्शंस टैली दो बुक्स के बीच में नहीं हो रही है, उन ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड यहां पे हम करते हैं। आपको बात आई समझ? तो यहां पे इन दो ट्रांजैक्शंस, इन दो बुक्स के बीच की ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड हम कर रहे हैं। बात आपको बेटा जी समझ आ रही है? हम इन को नोट डाउन करके रख रहे हैं एक स्टेटमेंट में जिसका नाम है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। अब है क्या बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट? बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इज अ स्टेटमेंट which records all such transactions which shows a mismatch between the cash book and the passbook। तो ये रफ वर्क जो आप कर रहे हो ना, ये बेसिकली एक स्टेटमेंट प्रिपेयर होगी। कौन सी? बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। यहां पे मैं कोई डेबिट क्रेडिट तो नहीं करने जा रहा हूं, देयर नो डेबिट विल हैपन, नो डेबिट एंट्री विल बी देयर, नो क्रेडिट एंट्री विल बी देयर, बट व्हाट आई एम डूइंग, आई एम रिकॉर्डिंग such transactions in this statement which shows me the mismatch between the two books। जिन बुक्स में मिसमैच मेरा हो रहा है, मैं उन्हीं को यहां पे रिकॉर्ड कर रहा हूं, ठीक है। तो यहां पे मैं उन ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर रहा हूं और इसका नाम मैं दूंगा क्या? बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। अब रिकंसिलिएशन वर्ड को समझ लीजिए। रिकंसिलिएशन का मतलब हो गया जो सलाह करके देगा, जो डिस्प्यूट आ रहा है ना इन दो के बीच में, जो मिसमैच आ रहा है ना इन दो के बीच में, उनका क्लियर कट हमें पता होना चाहिए कि मसला कहां पे सही है। तो अब वो चीज हमें
कवर होगी यहाँ पे इस वाली स्टेटमेंट में, जिसका नाम है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। तो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनेगी, उसमें हम कोई पहले लेंगे किसी बुक का बेस लेंगे, हम पहले कैश बुक का पहले बैलेंस चेक करेंगे। तो ये कैश बुक की मैं बैलेंस ले रहा हूं, मुझे फाइनली जो आंसर होगा इस स्टेटमेंट का वो मुझे इसकी बैलेंस निकलनी चाहिए, जो एक पॉइंट पे दोनों सेम आएंगे, तब जाके इनके बीच में रिकंसिलिएशन होगी। अब से कोई पूछेगा बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट कोई अकाउंट है? नो, इट इज नॉट एन अकाउंट, इट इज जस्ट अ स्टेटमेंट। क्या इसमें कोई डेबिट क्रेडिट होता है? नथिंग विल हैपन लाइक दैट। इट विल सिंपली रिकंसाइल द बैलेंसेस बिटवीन द टू बुक्स, बट दैट इज द कैश बुक एंड द पासबुक। इज दैट क्लियर? अब ये आपको समझ आया होगा कि बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट है क्या, इसका नेचर है क्या, क्यों हमें ऐसा करना है। इज दिस क्लियर? तो अब हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट को कैसे प्रिपेयर किया जाता है। ठीक है, क्लियर है? आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट देखते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।